प्राचीन समय की बात है। एक जौनपुर नामक गांव था। उस गांव में एक रत्नामक नाम का डाकू रहता था, जो जंगल से गुजरे हुए हर यात्रियों को लूट लिया करता था। रत्नामक के परिवार में उसकी पत्नी, उसका बेटा, उसकी एक बेटी हुआ करती थी। रत्नामक यात्रियों को ही लूटकर अपने परिवार का गुजर बसर किया करता था। एक दिन की बात है। रत्नाकर डाकू जंगल में बैठकर इंतजार कर रहा होता है कि रोजाना की तरह कोई यात्री यहाँ से गुजरेगा और मैं उसे लूट लिया करूँगा। पर काफ़ी देर हो जाने के बाद भी किसी यात्री का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। काफ़ी देर हो जाने के बाद वहाँ से एक सेठ आदमी गुजरता हुआ दिखाई देता है। सेठ जंगल पार ही कर रहा होता है, तभी वहाँ पर रत्नाकर डाकू आ जाता है। रत्नाकर सेठ का रास्ता रोककर उससे बोलने लगता है, हे सेठ, ये बैग तुम मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तभी रत्नाकर डाकू उस सेठ को मारने लगता है। वह सेठ अपने बचाव के लिए काफ़ी प्रयास करता है, पर उसमें वह असफल रहता है और वह बेहोश हो जाता है और रत्नाकर उसका बैग छीनकर वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन एक शहर से पढ़ा हुआ लिखा आदमी अपने घर की तरफ लौट रहा होता है और तभी रत्नाकर डाकू आकर उसका रास्ता रोक लेता है। हे आदमी, ये बैग तुम मुझे दे दो। तभी वह आदमी रत्नाकर से पूछता है कि यह सब तुम किस लिए कर रहे हो। रत्नाकर डाकू उस व्यक्ति से बोलता है कि यह सब मैं अपने परिवार के गुजर बसर के लिए कर रहा हूँ। तभी वह शहरी आदमी उस रत्नाकर से बोलता है कि क्या तुम्हारे इस पाप की कमाई में तुम्हारे परिवार का कोई भी हिस्सेदार है। उस व्यक्ति की सारी बातें सुनकर रत्नाकर डाकू चौंक जाता है। रत्नाकर उस आदमी को एक पेड़ के नीचे बंदी बनाकर वहां से चला जाता है। रत्नाकर डाकू घर पहुंचकर अपने पत्नी से पूछता है कि क्या जी तुम मेरे इस पाप की कमाई में भागीदार हो कि नहीं। तभी उसकी पत्नी उसके बात का जवाब देती है, क्यों जी, आपके पाप के हिस्से में मैं क्यों भागीदार बनूं। अपनी पत्नी की यह सारी बातें सुनकर रत्नाकर चौंक जाता है। मेरा काम तो सिर्फ घर और गृहस्थी चलाना है और उसके लिए जो पैसे आते हैं वो आपका काम है कि आप उसे पाप की कमाई से लाते हो या पुण्य की। रत्नाकर अपने बेटे से पूछता है कि क्या तुम मेरे पाप की कमाई के लिए अपनी बलि दे सकते हो। पिताजी, मैं तो आपका इकलौता बेटा हूँ। अगर मैं ही मर गया तो आपके आगे का वंश कौन चलाएगा। रत्नाकर अपने बेटे की बात सुनकर और भी अचंभा रह जाता है। रत्नाकर अपने बेटी के पास जाकर पूछता है कि क्या बेटी, तुम मेरे पाप की कमाई के लिए अपनी बलि दे सकती हो या नहीं। तभी उसकी बेटी उससे बोलती है, पिताजी, मैं तो आपके घर का पराया धन हूँ। कल को मैं इस घर को छोड़ के चली जाऊंगी, फिर मैं क्यों आपके लिए बलि दूँ। यह सारी बातें सुनकर रत्नाकर डाकू सोच में पड़ जाता है और अपने किए हुए सारी पुरानी बात पछतावा होने लगता है। रत्नाकर उन सारे लोगों से माफ़ी मांगने के बारे में सोचने लगता है जो उसने उन लोगों के साथ किया होता है। तभी रत्नाकर उस शहरी आदमी से माफ़ी मांगने के बारे में सोचता है। रत्नाकर जंगल की ओर रवाना हो जाता है और उस आदमी को जाकर वहाँ से छोड़ देता है और उसकी सारी चीज़ें वापस उसे कर कर अपने घुटनों के बले बैठकर उससे माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो भाया, मैंने तुम लोग के साथ काफ़ी ज्यादती की है और आइंदा से मैं ऐसा कभी काम नहीं करूँगा और सारी चीज़ें छोड़ दूँगा। उस दिन से रत्नाकर सारी बुरी चीज़ें छोड़कर अपने घर गृहस्थी के कामों में लग जाता है। वह अपने घर के बाहर खेती करता, पौधों में पानी डालता और इसी से अपने जीवन व्यतीत करता। वह अपनी सारी बुरी चीज़ें छोड़कर अच्छे कामों में लग जाता। वह अपनी घर गृहस्थी के कामों में अपनी पत्नी, अपने बच्चों का हाथ बटाता और वह रास्ते से गुजरने वाले हर व्यक्ति के सामान उठाने में मदद करता। रत्नाकर अपनी सारी बुरी चीज़ें छोड़ दिया रहता है
और उसने अपनी सारी ज़िंदगी लोगों की सेवा में लगा दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी हमें किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए।